हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट, आज हम काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद आपको मैं वीडियो बना रही हूँ और आप काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट पर आज इतने लॉन्ग टाइम हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यू वीडियो हम तैयार करेंगे आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम एक इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे। वो चैप्टर है आपका क्लास 12th एंड बीएससी सेकेंड ईयर में आपका फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि बच्चों की ऑन डिमांड पे ये चैप्टर मैं आपको स्टार्ट कर रही हूँ कि बच्चों को ये चैप्टर बहुत कठिन, बहुत टफ लगता है। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ में ही नहीं आता कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर को हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में बहुत अच्छे से ईजिली समझेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हम अपना आज का न्यू चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो स्टूडेंट, जैसे कि नाम से लग रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का मीन्स क्या है स्टूडेंट्स। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि बेसिकली हम इसमें एनर्जी का डिस्कस करते हैं कि जो आपकी एनर्जी होती है, चाहे वो एनर्जी आपकी केमिकल हो, चाहे वो एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल हो, तो एनर्जी का जो कन्वर्जन होता है, ठीक है, एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो भी कन्वर्जन होगा उसको हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। राइट स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर डील्स क्या करता है, मतलब साइंस या केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जो हमें ये बताता है कि आपकी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल या केमिकल एनर्जी, राइट, कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे आपका एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, कैसे आपकी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, किसमें, केमिकल से इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल से केमिकल में। तो ये जो सारी बातों को डील्स करता है वो चैप्टर आपका होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे और ये आपके इसमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो जिनको आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। वो टर्म्स आपकी सेम है केमिस्ट्री और फिजिक्स में। तो बेसिकली सबसे पहले हम इसका डिफाइन देंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं, होता क्या है। तो हम लोग बोलेंगे कि केमिस्ट्री का एक ऐसा एरिया जो ये कंसर्न करता है कि कोई भी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसका कन्वर्जन कैसे होता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द एरिया ऑफ केमिस्ट्री। किसका है, ब्रांच, आपका केमिस्ट्री का ब्रांच है। तो लिखेंगे इसमें हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द एरिया ऑफ केमिस्ट्री, electrochemistry is the area of the chemistry, right students। मतलब केमिस्ट्री का एक ऐसा एरिया, क्लियर बच्चों। तो कंसर्न विद द, कंसर्न जो क्या कंसर्न करता है बेटा, कंसर्न विद द इंटर कन्वर्जन, किसका करता है, आपका कन्वर्जन करता है, किसका, एनर्जी का। कंसर्न द इंटर कन्वर्जन स्टूडेंट्स, किसका, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इंटर कन्वर्जन ऑफ किसका करेगा, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, राइट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमने क्या देखा बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका एक ऐसा एरिया होता है केमिस्ट्री का जो आपका कंसर्न या डिस्कस या हमें बताता है कि कोई भी केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन कैसे होगा, केमिकल का इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल का केमिकल में, राइट। तो ये आपका बेटा हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, राइट। अब बेटा बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, हमारा बेसिक है कि आपने नॉर्मली फिजिक्स में पढ़ा होगा कि कंडक्टर किसे कहते हैं, इंसुलेटर किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे, देखो हमने डेफिनेशन पढ़ ली कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मायने क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच, ऐसा एरिया जिसमें हम केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं, राइट।
तो उसमें हमने ये डिस्कस कर लिया। अब इसका जो स्टार्ट करेंगे हम बेसिक से, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे बेसिक कंसेप्ट। तो इसका स्टार्ट करेंगे हम लोग कंडक्टर, यानी कि जो आपका कंडक्शन होता है, जो आपका लाइट की कंडक्टिविटी होती है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो उसके बेस पे आप जो आपके सब्सटेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। एक तो आप कंडक्टर होते हैं आपके, ठीक है, एक आपके नॉन कंडक्टर होते हैं लाइट, एक आपका होता है सेमी कंडक्टर। लेकिन हम यहाँ फिलहाल दो चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, कंडक्टर एंड आपका नॉन कंडक्टर। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे बेटा इसमें कंडक्टर, ठीक है बेटा। तो ये हमारा हो गया। तो कंडक्टर में क्या लिखेंगे हम भाई, कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर क्या होते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए अलाउ करते हैं, ठीक है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे लास्ट हेडिंग है आपका कंडक्टर्स, ठीक, एंड नॉन कंडक्टर्स, राइट, एंड नॉन कंडक्टर्स, राइट बच्चों। तो हमने डाला, देखो अब कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत इजी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। देखिए कंडक्टर क्या होते हैं, जिसमें लाइट या करंट इजीली फ्लो हो जाए, मतलब करंट को, मतलब कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जाने के लिए अलाउ करे, पास करने के लिए अलाउ करे, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी ईजिली मूव हो जाए, जिसमें करंट का ईजिली फ्लो हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टर। इज दैट क्लियर। अब इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट है आपका नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर का मीन्स क्या होता है कि जो सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी या लाइट या करंट या इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जाने से रोक देते हैं, ठीक है, उसको आगे नहीं जाने देते, लाइट का करंट पास नहीं होने देते, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कंडक्टर्स। क्लियर। ये बेटा डेफिनेशन किसकी हो गई आपकी, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर्स की, राइट। तो हमने क्या देखा इसमें, हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे शॉर्ट में, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे। क्या, substances which allow pass the current, which allow the electric current, right beta, the electric current to pass through them are called conductor. Is that right students? क्या देखा हमने कि ऐसे सब्सटेंस जो अपने आप में से लाइट या करंट को पास होने के लिए अलाउ करते हैं, अलाउ करेंगे ना, अलाउ करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलेंगे आपका कंडक्टर्स। क्लियर। और जो अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, एंड फिर लिखो एंड those substances which do not allow the electric current, ठीक है, the electric current to pass them are called, क्या कहलाएंगे बेटा, आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर। इज द राइट बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके, हमने क्या बोला भाई, कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या, जो कि लाइट को पास होने के लिए अलाउ कर रहे हैं, नॉन कंडक्टर क्या, जो लाइट को पास होने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, तो कंडक्टर एंड नॉन, आपके टू टाइप्स के हो गए। तो मैंने क्या डिफाइन किया, एंड दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास देम आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर्स, राइट। तो बेटा ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। कंडक्टर वो होगा जो लाइट जाने के लिए अलाउ करेगा, नॉन कंडक्टर अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको मालूम है कि कंडक्टर आपकी क्या होती है, ऑल मेटल्स आपकी कंडक्टर होती है, नॉन मेटल्स क्या होती है, नॉन कंडक्टर होती है, राइट। लेकिन नॉन मेटल्स में भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं आपके। एक्सेप्शन क्या होता है कि कार्बन इज ए नॉन मेटल, देन कार्बन का एलोट्रॉपिक ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर, वो आपका एक्सेप्शन केस हो गया। लेकिन नॉन मेटल आपकी क्या होती है, आपकी नॉन कंडक्टर होती है। क्लियर। अब बेटा ये हमारा, अब इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे
कि कंडक्टर होता कितने टाइप्स का है, ठीक है। तो कंडक्टर आपका 2 टाइप्स का होता है, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट बेटा है आपका कंडक्टर, टाइप्स ऑफ कंडक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टाइप्स ऑफ कंडक्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 टाइप्स का होता है बेटा ये। तो फर्स्ट हम डालेंगे बेटा हेडिंग टाइप्स ऑफ कंडक्टर, राइट बेटा। टाइप्स ऑफ कंडक्टर आपका 2 टाइप्स का होता है बेटा, ठीक। फर्स्ट इज वन कौन सा होगा बेटा, फर्स्ट आपका होता है मैटेलिक कंडक्टर, इज द राइट बेटा। सेकंड वन क्या होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ये बेटा आपका सेकंड हो गया, राइट, क्लियर। तो 2 टाइप के कंडक्टर में हमारा पहला हो गया मेटालिक, दूसरा हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक। अब देखिए बेटा मेटालिक कंडक्टर तो हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, ये हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, और ये हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, द राइट, ठीक। तो अगर बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कंडक्टर की। कंडक्टर आपको 2 टाइप का होता है, मेटालिक कंडक्टर एंड लास्ट इज वन आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो फर्स्ट हमारा है मेटालिक कंडक्टर, ठीक। तो हम पढ़ेंगे पहले इसके बारे में, मेटालिक कंडक्टर के बारे में। तो क्या होगा बेटा हमारा मेटालिक कंडक्टर, ठीक है। मेटालिक कंडक्टर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, होते क्या है। देखिए मेटल्स होती है ना, मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स का ये टेंडेंसी होता है कि मेटल अपने आप में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती रहती है। इसीलिए फाइनली आपके जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ठीक है। तो मेटल्स ईजिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, रिमूव करती है, इसीलिए मेटल्स पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, इज दैट क्लियर। तो हमने क्या देखा कि मेटालिक कंडक्टर क्या होते हैं बेटा, मेटालिक कंडक्टर जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो बोलेंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिसमें कंडक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉन होगा, यानी मेटालिक कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जिसमें लाइट की कंडक्टिविटी थ्रू इलेक्ट्रॉन के थ्रू होगी, तो उसको हम बोलेंगे मेटालिक कंडक्टर, इज राइट। उसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा, फर्स्ट पॉइंट इसका ये होगा कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो इसमें होगा बेटा, इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक। यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन आपका जो इसमें होगा मेटालिक कंडक्टर में, वो ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। अगर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो उसके अंदर क्या इलेक्ट्रिक कंडक्शन होगा, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन नहीं होगा। और अगर मेटल की बात आती है तो मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उसमें कंडक्शन जो होगा वो किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे उसमें, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, एंड इसको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, ठीक। तो फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन हो गया आपका। सेकंड कहता है जब ये बेटा कंडक्शन होगा, जब मेटालिक कंडक्टर में कंडक्शन होगा तो आफ्टर कंडक्शन कोई भी फिजिकल केमिकल चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे नो एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा, राइट बच्चा। अब थर्ड कहता है कि अगर इस टाइप के कंडक्टर में आप इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करोगे टेम्परेचर के साथ में, तो आपका इंक्रीज हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज होगा। अब रेजिस्टेंस क्या होता है वो अभी हम पढ़ेंगे, इसका अगला टॉपिक रेजिस्टेंस ही होगा, वहां पे समझेंगे कि रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है स्टूडेंट। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज। थर्ड पॉइंट है बेटा इसका, रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर, द राइट। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका
जब इन मेटेलिक कंडक्टर का आप रेजिस्टेंस इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। लेकिन रेजिस्टेंस होता क्या है ये पढ़ेंगे अब इसका नेक्स्ट टॉपिक। ठीक, तो बेटा ये इसके 3 पॉइंट्स हो गए आपके, किसके? मेटेलिक कंडक्टर के। अब मेटेलिक कंडक्टर में आते कौन कौन है? देखिए मेटेलिक कंडक्टर में सारी आपकी मेटल्स आएंगी, नाम से लग रहा है मेटेलिक कंडक्टर। तो मेटेलिक कंडक्टर में क्या एग्जाम्पल आएगा बेटा इसका? मेटल्स, जितनी भी मेटल्स हैं वो क्या वर्क करेंगी आपका? मेटेलिक कंडक्टर्स, राइट। आपके बेटा एलॉय, एलॉय पता है क्या होते हैं? एलॉयज आपके होते हैं जब हम किन्हीं 2 और 2 से ज़्यादा मेटल्स को एक फिक्स प्रपोर्शन में मिक्स कर देते हैं, उसको हम कहते हैं एलॉय। एलॉय इज एग्जाम्पल फॉर स्टेनलेस स्टील। जो हम अपने घर में स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं वो इज एग्जाम्पल ऑफ एलॉय। वो एलॉय है क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयरन, उसके अंदर क्रोमियम, उसके अंदर निकेल, उसके अंदर जिंक, 4 मेटल्स का कॉम्बिनेशन है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एलॉय बोलेंगे। क्लियर बेटा? तो फाइनली हमने क्या देखा कि मेटेलिक कंडक्टर हमारे ये 3 पॉइंट्स में याद करने हैं, इसके एग्जाम्पल ये है। और साथ में आपका कौन होता है, मैंने अभी आपको एक्सेप्शन बताया कि एक नॉन मेटल जो कार्बन होता है, कार्बन का एक एलोट्रॉपी होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी बेटा इसमें ऑप्शन आपका आंसर आएगा। ग्रेफाइट भी में भी कंडक्शन होगा, क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। और हमारी डेफिनेशन क्या थी कि जिसके पास फ्री या मोबाइल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो आपके होंगे मेटेलिक कंडक्टर। क्लियर? ये बेटा हमारा मेटेलिक कंडक्टर क्लियर हो गया। अब बेटा नेक्स्ट हमारा आता है, ये बेटा हमारा मेटेलिक कंडक्टर फिजिक्स में होता है, ठीक है, चलो हमने यहाँ पढ़ लिया। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है कौन सा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ये केमिस्ट्री में होता है, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग अब। ठीक, ये हमने डेफिनेशन आपने राइट कर ली होगी, वैसे भी आप देख लोगे, लेकिन फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं इसमें। सेकंड इज 1 इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या होता है? तो इलेक्ट्रोलाइटिक में बेटा क्या होगा? इलेक्ट्रो नाम से लग रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक। अब इलेक्ट्रोलाइटिक तो सॉल्यूशंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स तो आपके सॉल्यूशन बनाते हैं, तो नाम से लग रहा है कि इसमें हमें सॉल्यूशन टाइप की बात करेंगे हम इसमें। ठीक, तो इसका नाम सेकंड क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इज राइट बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होगा बच्चों कि ये आपका जब किसी भी सॉल्यूशंस कह लो या कुछ भी कह लो आप, उसमें आपके फ्री आयंस अवेलेबल होंगे। तो वो मेटेलिक में से मेटल फॉर इलेक्ट्रॉन, मेटल किससे रिलेटेड होता है? आपका इलेक्ट्रॉन से। तो मेटेलिक कंडक्टर में हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉन की, लेकिन इसमें किसकी बात करेंगे हम लोग? इसमें बात करेंगे फ्री आयंस की। जिसके पास फ्री आयंस होंगे उसमें कंडक्टिविटी आपकी फ्लो होने लगेगी। और फ्री आयंस किस फॉर्म में होंगे? मॉल्टन स्टेट में। मॉल्टन स्टेट क्या होती है? पिघली हुई अवस्था। पिघली से हम पिघला देते हैं, मोल्टन कहते हैं उसको। ड्राई में नहीं होगी कभी, ये ड्राई में कभी इसमें कंडक्शन नहीं होगा। अगर मैं बात करूं कि आयंस हैं अवेलेबल लेकिन ड्राई स्टेट में है तो कभी कंडक्शन नहीं होगा। ड्राई में नहीं, मॉल्टन स्टेट में, उसकी पिघली हुई अवस्था में अगर फ्री आयंस अवेलेबल होंगे तो वहां आपका कौन सा कंडक्शन होगा? वो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं। ठीक, तो फर्स्ट इज 1 क्या है? ड्यू टू द फ्री आयंस, ड्यू टू द फ्री आयंस इन मोल्टन स्टेट। इज राइट बेटा? इन मोल्टन स्टेट, इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन कहते हैं पिघली हुई अवस्था, इन मोल्टन स्टेट। और हम ये भी कह सकते हैं या तो मोल्टन स्टेट होना चाहिए पिघली हुई अवस्था, या फिर एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जिसमें वाटर मिक्स हो, राइट? तो और इन एक्वस सॉल्यूशन, इज राइट बेटा? ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट, देखो मैंने आपको पहले ही बोला था इस बात में, क्या बोला मैंने पहले आपको कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे होंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट्स ले लें, सपोज डेट हमने NaCl ले लिया, NaCl इज एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। NaCl इलेक्ट्रोलाइट है। अगर आप उसमें वाटर ऐड करोगे, थोड़ा सा उसको से पिघलाओगे, उसको मॉल्टन स्टेट में लाओगे तो वो आयंस में कन्वर्ट होगा। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, जैसे वो आयंस में कन्वर्ट होगा उसमें कंडक्शन फ्लो हो जाएगा, तो वो आपका क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक,
आप लोग अभी नॉर्मल जो आपका NaCl होता है सिंपल सॉल्ट, वो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं, जो आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, जो आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो मैंने बोला कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जिसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स को लो आप, और वो इलेक्ट्रोलाइट उसको आप पिघला दो या उसमें वाटर मिला दो, फिर उसमें लाइट को पास करा दो, तो फाइनली उसमें लाइट पास होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका इलेक्ट्रोलाइट आयंस में ब्रेक हो जाएगा, आयंस वहाँ पर उसे आयंस मिल जाएंगे। और हमारी डेफिनेशन क्या है यहाँ पर, ड्यू टू द फ्री आयंस इन मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, तो फाइनली हमने क्या देखा कि आपका इसमें फ्री आयंस जहाँ अवेलेबल होंगे, फ्री आयंस जहाँ प्रेजेंट आपके होंगे, ठीक है, जहाँ पर आपके प्रेजेंट होंगे फ्री आयंस, वहाँ पर आपका कंडक्टिविटी, आपका कंडक्शन हो जाएगा, और उसको कहेंगे, चूंकि इलेक्ट्रोलाइट्स का कराएंगे हम तो इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, द राइट। तो ये आपका हो गया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, ये आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है इसमें बेटा, सेकंड पॉइंट कहता है कि इसमें फिजिकल एंड केमिकल चेंज सब कुछ होगा। जैसे उसमें आप उसमें कंडक्शन कराओगे, लाइट को पास कराओगे, तो उसमें चेंजेस आ जाएंगे, मतलब चेंज हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर। ठीक है बेटा, दोनों चेंजिंग होंगे इसमें। थर्ड इज वन क्या कहता है बेटा आपका, थर्ड कहता है हाँ, यहाँ रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ रेजिस्टेंस उल्टा डिक्रीज होगा। वहाँ आपने पढ़ा मेटालिक में क्या था कि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस आप डिक्रीज होगा अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे। ठीक है, तो लिखोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है बेटा, तो आपने क्या देखा कि रेजिस्टेंस तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। ठीक है, अभी डिक्रीज होगा क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है। लेकिन मेटालिक में जैसे इसका रिवर्स था, मेटालिक में क्या था, मेटालिक में यहाँ पे आपका ये जो था रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था। तो ये तो बेटा हमारे हो गए क्या, हमारा कंडक्टर की टाइप्स हो गई। टू टाइप्स के कंडक्टर होते हैं आपके। फर्स्ट इज वन कौन सा है आपका, फर्स्ट आपका मेटालिक कंडक्टर, सेकंड इज वन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब जो आपने वर्ड पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट्स, आपने क्या वर्ड पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं, इन कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। फाइनली क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। पढ़ लेते हैं बेटा। बेसिकली आपको ये तो पता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स कहते किसे हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो हम जिसको अगर हम वाटर में डालें, इसको मॉल्टन स्टेट में लेकर आएँ तो वो आयंस में ब्रेक हो जाए, ईजिली आयंस में टूट जाए, आयंस में डिसोशिएट हो जाए, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जाम्पल NaCl, एग्जाम्पल KCl, एग्जाम्पल AgNO3, कई कंपाउंड्स हैं आपकी। तो होते कितने टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स, ये बेटा टू टाइप्स के होते हैं आपके। कौन सा, फर्स्ट इज वन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। सेकंड बेटा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक, स्ट्रॉन्ग की अगर हम बात करें बेटा तो याद रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो आयंस में कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। जैसे आपने सपोज दैट कि आपका NaCl है, NaCl के पास 100 आयंस हैं, 100 के 100 आयंस डिसोशिएट हो गए, कोई भी ऐसा आयंस नहीं बचा जो डिसोशिएट नहीं हुआ, नहीं ब्रेक हुआ। तो मतलब उसके टोटल आयंस ब्रेक हो जाएं, कुछ भी नहीं बचे। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी एनुएशन पावर ज़्यादा हो। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा मिले डिसोशिएट होने पर, उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वीक का मतलब आपने उसके 100 आयंस डाले, 100 में उसके 88 आयन डिसोशिएट हो गए, 12 आयन डिसोशिएट हुए ही नहीं। इसका मतलब क्या, वो कंप्लीटली डिसोशिएट हुआ ही नहीं। दैट मीन्स क्या कि आपका वो क्या बन गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट। इज द राइट।
तो पहला आपने क्या देखा बेटा, इसमें लिखोगे, पहले आप डालोगे हेडिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, यानी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। तो लिखेंगे हम दोज टाइप इलेक्ट्रोलाइट्स, those type electrolytes which can completely dissociates in ions। समझ गए बेटा, डिसोशिएट इन आयंस, जो कंप्लीटली डिसोशिएट इन आयंस, यानी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, सारे के सारे आयंस टूट जाते हैं वाटर में डालने पर, ठीक है, तो वो क्या होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होते हैं, लेकिन आयंस किस में, कंप्लीटली इन आयंस किस में, इन एक्वस सॉल्यूशन। तो आप ये भी लिख सकते हो कंप्लीट इन एक्वस सॉल्यूशन। भाई एक्वस सॉल्यूशन में ऑब्वियसली जाएंगे तो क्या होगा आपका फाइनली एक्वस सॉल्यूशन, फाइनली आपका क्या बनेगा, आपका आयंस में ब्रेक हो जाएगा। जैसे आप इलेक्ट्रोलाइट्स को वाटर में डालोगे तुरंत आयंस में ब्रेक हो जाएगा। तो हम क्या, ये हमारा डेफिनेशन। देखिए सारे आपके स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, ये सब किस में आते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सारे आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बेटा, ठीक है। और आपका मिनरल भी इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये तो बेटा डेफिनेशन हो गई आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की। अब बात आती है नेक्स्ट आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, जैसे कि नाम से लग रहा है वीक का मतलब क्या, यानी ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो कि वाटर में आप उन्हें डाल रहे हो, वाटर में डालने पर कंप्लीटली आयन में डिसोशिएट नहीं हो रहे हैं, नहीं टूट रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जाम्पल वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब कि आपने इन इलेक्ट्रोलाइट को एक्वा सॉल्यूशन वाटर में ऐड किया, कंप्लीटली आयन में डिसोशिएट नहीं हुए, कुछ आयंस ब्रेक हो गए, कुछ आयंस रह गए आपके ब्रेक होने से, इसका मतलब नहीं ब्रेक हुए, इट मीन्स क्या, ये आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे। क्लियर, तो लिखेंगे दोज टाइप electrolytes which cannot completely dissociate in aqueous solution, right beta, those type electrolytes which cannot completely डिसोशिएट इन एक्वा सॉल्यूशन, जो एक्वा सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोशिएट होते ही नहीं है, कुछ आयंस टूट गए, कुछ रह गए, दैट मीन्स वो आपका क्या बन जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। दैट क्लियर। तो बेटा इसको हम बोलेंगे वीक, जिसमें आपके कौन आते हैं, सारे इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। और आप उनको ये बोल सकते हो, यहाँ पे लिख दो एग्जाम्पल के फॉर्म में, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, लिख दो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड, ये सारे इसमें एग्जाम्पल किस में आएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में, राइट बेटा। अब इसके बाद हमने देखा, इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसे कोई भी, जैसे बेटा आपका H3PO4 हो गया, इनऑर्गेनिक एसिड है आपका ये, ठीक है। आपके बेसिस हो गए, कोई भी बेसिस ले लो उसमें, जैसे कि NH4OH हो गया बेटा बेस आपका, ठीक। तो ये सारे बेसिस हैं आपके, ये सब किस में आते हैं आपके बेटा, ये आपके आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। क्लियर। अब बेटा अगला आपका टॉपिक आता है इसमें, अब हमने ये पढ़ लिया कि कंडक्टर क्या हैं, कंडक्टर की टाइप्स क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स की टाइप्स क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये हमारा बेसिक था इस चैप्टर का। अब हम जो मैंने आपको टॉपिक बताया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वर्ड ये क्या है, कहाँ से आया, ठीक है, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे हम लोग इसमें अगला टॉपिक। तो नेक्स्ट मेरा टॉपिक इसमें हमारा है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस जैसे कि आपको पता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को ले लो,
भाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ले लो आप, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे ही मूव करा दो कहीं भी, मतलब इलेक्ट्रॉन को ये नहीं पता कि हम मूव कर रहे हैं तो हमारे रास्ते में कुछ भी आ रहा है, हमसे टकरा रहा है, हमने उसको ऐसे ही मूव करा दिया। जैसे किसी को आंखें बंद करा के आंखें बांध कर उसको मूव कराते हैं तो कहीं से भी टकरा जाता है वो। जब टकराएगा तो उसमें क्या होगा, आपका कुछ मतलब रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, देखिए रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जो भी आप ऑन द वे जा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स को ये दिखना बंद हो जाए कि उनके रास्ते में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। वो तो उन्हें तो मूव करने से मतलब, आप उनको इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही छोड़ दो। तो रास्ते में इलेक्ट्रॉन जिससे टकराएगा, जो इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकेगा, इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं जाने देगा, समझ गए ना, वो हमारा कहलाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस होता है ये, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, आर से। ठीक, तो इसकी अगर हम पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन पॉइंट में लिखते हैं, इट मेजर्स द ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, द ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ बेटा, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब यही हुआ जो आपके बीच में रुकावट पैदा कर दे। आप आपकी आंखें बंद कर दी जाए और आंखें बंद करके आपको कहीं भी छोड़ दिया जाए तो आपको क्या पता रास्ते में कौन टकरा रहा है आपसे, कोई भी टकरा सकता है। तो जो टकरा रहा है तो क्या रेजिस्टेंस, क्या चीज जो उससे टकरा रहा है, जो उसके रास्ते में आ रहा है। सपोज डेट इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जाए, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कंटिन्यूस फॉर्म में, तो इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करेंगे तो उनके रास्ते में जो भी टकराएगा, जो आएगा, जो उनको रोकेगा, वही उस चीज को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है कि इट मेजर्स द ऑब्स्ट्रक्शन, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। इट मेजर द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक, मतलब जो करंट का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उस करंट में इलेक्ट्रॉन मूव चल रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जो भी उसको क्या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, उसके बीच में मतलब उसे मतलब क्या उसको रोक रहा है, ठीक, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्या होगा, इट मेजर्स द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है स्टूडेंट्स कि आपके जब हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्रीली, आपने इलेक्ट्रॉन की आंखों को पट्टी बांधी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की आंखों को पट्टी बांधी और इलेक्ट्रॉन की आंखों को पट्टी बांधा, वैसे आपने उनको छोड़ा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को क्या मालूम किससे टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन को मूव करने लगे, स्टार्ट होने, लेकिन उनके बीच में जो उन्हें आया तो उससे टकरा गए, तो उसी जो उनके बीच में जो आया इससे वो टकराए थे, वो हमारा बन गया बेटा रेजिस्टेंस, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा, फाइनली रेजिस्टेंस हो गया। अब इसका बेटा एक फार्मूला होता है रेजिस्टेंस का, जो आपने काफ़ी पढ़ा होगा, R इज इक्वल टू बी अपॉन आई, ये सब ने पढ़ा होगा क्लास 9-10 में, जहाँ R इज इक्वल टू वी क्या है यहाँ पे बेटा आपका, इसका जो भी आपका वोल्टेज से कहते हैं ना, वोल्टेज, यानी इस पर हमने पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल उसको वी में काम करते हैं, काउंट करते हैं, वी वोल्टाज, आई क्या है बेटा आपका यहाँ पे, आई करंट हो गया, इसे कहते हैं एम्पियर में हम नापते हैं इसको, आई करंट। तो इन दोनों का रेशियो क्या बन जाता है, ये पोटेंशियल बी, ये आई करंट, दोनों का रेशियो आपका आर बन जाता है रेजिस्टेंस। तो ये वही रेजिस्टेंस की बात हो रही है बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या देखा इसमें कि मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब इसको बेटा आपने इसको ओम्स लॉ भी बोला होगा, पढ़ा था ना ओम्स लॉ पढ़ते थे आप, ओम्स लॉ 9-10 में, तो वहां पर आपको रेजिस्टेंस आता था। फाइनली फॉर्मूला तो ये होता था V इक्वल टू आई आर, ये तो होता था आपका, लेकिन इससे हमने आर फाइंड किया, आर को इधर लिया, बी को इधर लिया, आई इधर आ गया। तो फाइनली हमने क्या देखा कि जितने भी आपके इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटालिक कंडक्टर होते हैं बेटा, वो आपके ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक, तो पहले मैं आपको इसमें एक पॉइंट लिखा देती हूँ सेकंड नंबर पे, ये आपको समझ में आ गया कि ये आपके क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन करता है फ्लो ऑफ करंट का, कौन, रेजिस्टेंस। सेकंड बोलेंगे कि मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ये क्या करते हैं, दोनों ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ में पता है क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो ये क्या करते हैं बेटा, ओवे ओम्स लॉ
इसको हमने 9-10 में खूब पढ़ा है फिजिक्स में, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग, इस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस क्या, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, R इक्वल टू बी अपॉन आई। तो क्या होगा बेटा अकॉर्डिंग टू दिस कि आपका द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है बेटा, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर यानी कि R, क्लियर, R जो होगा द रेशियो, अभी मैंने आपको बताया ना R इक्वल टू बी आई, द रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल, जो आपने से पोटेंशियल अप्लाई किया यानी कि V है ना, द रेशियो अप्लाइड पोटेंशियल बेटा, अप्लाइड पोटेंशियल, ठीक है बेटा, फिर अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हमने V माना था ब्रैकेट में, V, ठीक है, टू द करंट, जो करंट उसमें फ्लो हो रहा है, टू द करंट फ्लोइंग। कहने का मतलब है बेटा ओम्स लॉ, आप इस चीज को ना भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज को नहीं पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ओम्स लॉ क्या होता है बेटा। अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है आपका, यहाँ लिख देती हूँ शॉर्ट में, R इज इक्वल टू बी अपॉन आई। तो मैं वही तो डेफिनेशन बता रही हूँ आपको, R इज इक्वल टू बी अपॉन आई, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस R जो आप उस पर अप्लाई करते हो पोटेंशियल V और जो करंट आपका फ्लो हो रहा है, करंट फ्लोइंग हो रहा है, उन दोनों का रेशियो ही तो बन जाता है रेजिस्टेंस हम लोगों का। यही तो हमारा ओम्स लॉ होता है, हमने 9th में पढ़ा है फिजिक्स में। तो इसका मतलब क्या, जितने मेटालिक और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं वो सब ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो ये वही रेजिस्टेंस है बेटा जिसकी हम बात कर रहे हैं, वही R है। इट मेजर द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो ये बेटा मैंने इस चीज़ को यहाँ लिख दिया आपको, ठीक है, समझाने के लिए। और फाइनली यहाँ पे जो R है बेटा, R को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, R को हम एक्सप्रेस करते हैं ओम्स में, कहते हैं ना R का हम ओम, खूब पढ़ा होगा आपने ओम। तो R इज एक्सप्रेस्ड इन ओम, लिखो R इज एक्सप्रेस्ड इन ओम, ठीक है बेटा। ओम का साइन कैसा होता है, ये वाला, ठीक। रेजिस्टेंस R किस में होता है एक्सप्रेस, ओम में, ठीक है। अब फाइनली आप इसका और इसका बेटा अगला फार्मूला होता है आपका ये वाला, क्या R का ये तो होता ही है फार्मूला, एक बेटा फार्मूला होता है R आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, लेंथ का, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा 1/a क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया का। ये भी हमने पढ़ रखा है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो आपके किसी भी उसके कंडक्टर के किसके लेंथ के, उसके लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन उसके क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, यदि मैं इन दोनों को बेटा ऐड कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, R इज इक्वल टू L अपॉन ए, ठीक है। L यहाँ आ गया, A यहाँ आ गया अपॉन में, तो ये वाला फार्मूला बन गया हमारा, ठीक। अब जरा देखो इस वाले फार्मूले से हम क्या निकालेंगे, इसका मैं साइन हटाऊंगी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगी बेटा, तो क्या बनेगा, इसके मैं रो ले आऊंगी, रो LA। तो बेटा ये वाला फार्मूला हो गया हमारा किसका, रेजिस्टेंस। और जो रो आया है बेटा, रो को क्या कहते हैं, जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमने हटाया, इसको कहते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक। ये हमारा हो गया स्पेसिफिक। अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी तो मैं क्या करूंगी बेटा, इसको मैं यहाँ ले आऊंगी, रो इज इक्वल टू R के मल्टीप्लाई में A ले गई अपॉन में L ले लिया, तो मेरा ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये हम इससे क्या फाइंड करेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो आपका होता है बेटा, उसको हम इसका दूसरा नाम देते हैं बेटा रजिस्टिविटी। मतलब रेजिस्टेंस से आपका रजिस्टिविटी बन गया, रजिस्टिविटी, ठीक है। देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो होता है, इस रो का दूसरा नाम क्या होता है, रजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस से क्या बना हमारा, रजिस्टिविटी, ठीक। तो मैंने आपको क्या बोला, हमने ये रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया कि फाइनली रेजिस्टेंस होता क्या है बेटा,
तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस आपका, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, और ओम्स लॉ में जो हम पढ़ते हैं आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, वो हमने पढ़ लिया। और फाइनली जो आर है ये किसी कंडक्टर के उसकी लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को कंबाइन किया तो आर इज इक्वल टू एल अपॉन ए हो गया बेटा। और इस साइन को मैंने हटाया, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया तो हमारा रो आ गया यहाँ पे रो, और ये रो क्या बन जाता है इसके लिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बन जाता है बेटा, और इसको हम रो से डिनोट करते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, रेजिस्टेंस से हमारा क्या बना, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी भी कहते हैं इसको रो से इंडिकेट करते हैं। और बेटा इसको अगर शॉर्ट में याद करने का ट्रिक है, आर इज इक्वल टू रोला। आप आर इज इक्वल टू रोला से कभी नहीं भूलोगे, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। और आपको रो फाइंड करना हो तो आप इसको इधर ले जाओ, आर को यहाँ ले आओ तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुको, आर इधर चला गया आपके, एल अपॉन में आ गया, तो इससे हम क्या निकालेंगे, रो का वैल्यू। रो क्या है बेटा, रो इज ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो लिख दो बेटा यहाँ पे, रो इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, या क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी भी कहते हैं बेटा, इसको रो से नोट करते हैं, इस पर न्यूमेरिकल आता है। और इसको हम बोलेंगे आर इज इक्वल टू रोला। आर इज इक्वल टू रोला, रोला से याद करोगे तो कभी नहीं बोलोगे, कभी गलत नहीं होगा। रोला मतलब रो इंटू एल अपॉन ए। तो ये बेटा हमारी बात हो गई यार रेजिस्टेंस के बारे में। हम लोगों ने रेजिस्टेंस पढ़ लिया, रेजिस्टेंस होता क्या है उसकी डेफिनेशन पढ़ ली। इसको ओम्स लॉ से फाइंड करते हैं, आर इज इक्वल टू बी अपॉन आई। और ये किसके आपके किस पर वर्क करता है, आपका एल पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर। दोनों को कंबाइन किया, साइन को हटाया, रो आया, और रेजिस्टेंस से हमने फाइनली क्या फाइंड कर लिया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसको भी कहते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है बेटा, तो ये तो बेटा हमारा हो गया रेजिस्टेंस, हो गया ये हमारा कंप्लीट। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने आज बेसिक सा पढ़ लिया। अभी इसके बाद बेटा आपका हम पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और पढ़ेंगे हम कंडक्टेंस, फिर पढ़ेंगे हम लोग कंडक्टिविटी, फिर पढ़ेंगे मोलर कंडक्टिविटी, फिर पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अभी ये टर्म्स आपकी और बची हैं इस चैप्टर में, बेसिक वाली टर्म्स हैं। इन्हें कवर करने के बाद तब हम अपना आगे का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करना, रीड करना। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट वीडियो में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मैं, आपको सेकंड पार्ट जो बनाऊंगी उसमें आपको मैं इसमें आगे का सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूंगी और आपको स्टार्ट करूंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के एक न्यू टॉपिक के साथ। और आपको अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।